चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्स क्लब। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है कैपिटल गेन। अगर हम कैपिटल, जैसे अभी तक हमने, आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिसमें डिफरेंट हेड ऑफ इनकम होती है, जिसमें हमारी सैलरी हो गई, हमारी हाउस प्रॉपर्टी हो गई, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो अभी हम लोग हैं कैपिटल गेन पे। हम अपने जो चौथा हेड है वो है कैपिटल गेन का, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा बेसिक ही होगा, कुछ हम सेक्शन बेसिस ऑफ चार्जेस का डिस्कशन करेंगे और कैपिटल असेट सेक्शन 214 का डिस्कशन करेंगे। कैपिटल गेन के अंदर हमें जो सेक्शंस पढ़ने होते हैं वो सेक्शंस हमारे होते हैं सेक्शन 45 से लेके 55 के। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 2 के अंदर भी हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी होती है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, सेक्शन 242 ए में बताया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है। तो इसके अलावा सेक्शन 45 से लेके 55 ए के साथ साथ आपको बाकी सेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगह सेक्शन 10 का भी हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे 10 डी का यूलिप के बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। सेक्शन 1037 के बारे में हल्का सा आइडिया लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) का आइडिया लेना पड़ेगा। तो इस तरह से सेक्शन 10, सेक्शन 2, इनका भी हमें रेफरेंस साथ साथ लेना पड़ेगा। देखेंगे कहाँ पर किस तरह के सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हम उसका वहीं पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45 से। देखिए, कैपिटल गेन क्या होता है। अगर इसके लेमन टर्म में बात करी जाए, कैपिटल गेन का मतलब होता है सब कोई भी कैपिटल एसेट जिसे बेचने से होने वाला प्रॉफिट। अगर मैं पहली लाइन में भी बात करूं, सेक्शन 45(1) के अंदर बेसिस का जो सेक्शन है, मतलब बेसिक जो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन के अंदर, वो कहता है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अब यहां पर मैंने कैपिटल एसेट पे स्टार बना रखा है, इसको हाईलाइट भी कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई गहन बात छुपी हुई कि प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर, किसी भी एसेट के ट्रांसफर से होने वाला प्रॉफिट गेन अफेक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। प्रीवियस ईयर में जो ट्रांसफर होता है वो इनकम टैक्स को चार्जेबल होगा अंडर हेड कैपिटल गेन एंड शेल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अब मैंने ट्रांसफर को भी हाईलाइट और स्टार बना रखा है। अनलेस सच गेन इज एग्जाम अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, FG, G और 55B। ये अभी हम बाद में देखेंगे, इसका तो अभी कोई यूज नहीं है, इसको भी फिलहाल के लिए भूल जाइए। अब जो सिंपल कैपिटल गेन की बात कर रहा है कि साहब, अगर मैं बहुत लेमन टर्म में बात करूं ना, कहता है कि कैपिटल गेन तब होता है जब कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है किसी प्रीवियस ईयर में। यही बात लिखी ना कि एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of previous year in which transfer took place। जिस साल ट्रांसफर होगा उस प्रीवियस ईयर में इस गेन को हम कंसिडर करें। अब इसकी जितनी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, हमें यहां पर दो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाला गेन, दैट इज द कैपिटल गेन। और जिस प्रीवियस ईयर में होता है वो ट्रांसफर, भाई ट्रांसफर जिस प्रीवियस ईयर में होगा उस प्रीवियस ईयर में तो हम गेन कैलकुलेट करेंगे ना, उस प्रीवियस ईयर में वो गेन हो जाएगा। अगर क्या आपको इस सेक्शन में कहीं ऐसी कुछ बात लिखी है कि हम कैपिटल गेन तभी मानेंगे जब हमें एक्चुअल पेमेंट मिल जाएगी। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीद बेची, आपने अपनी, मान लीजिए कोई अपने घर बेचा, ठीक है। अब कैपिटल एसेट क्या होती है क्या नहीं होती वो हम अभी आगे सेक्शन 214 के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो जनरल बहुत ही लेमन टर्म में मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने अपना घर बेचा। अब आपने अपना घर बेच दिया, ठीक है, आपने अपना घर बेच दिया, किसी दूसरे ने पोजीशन ले लिया, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर का भी मतलब क्या होता है ये भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कैपिटल एसेट और ट्रांसफर में अच्छा खासा डिस्कशन जाएगा। कम से कम आपकी दो क्लास तो आपकी कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल एसेट और ट्रांसफर के डिस्कशन में जाती है। फिर एक प्रोविजन आता है कि साहब ये ट्रांसफर होता है, फिर दूसरा कहता है कि ट्रांसफर क्या नहीं होता सेक्शन 47 के अंदर, 46 और 47 के अंदर। तो और भी बहुत सारा डिस्कशन होता है। अभी हम बात करें कि मान लीजिए आपने कोई अपना घर बेचा। अगर मेरे घर मेरा कैपिटल एसेट की फॉर एन एग्जांपल डेफिनेशन में फॉल होता है और घर मेरे कैपिटल एसेट है, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, क्या यहां पर इस प्रोविजन के अंदर सेक्शन 45(1) के अंदर
एक्चुअल पेमेंट से रिलेटेड कोई बात है क्या? यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा गया है कि जब एक्चुअल पेमेंट मिल जाएगी ट्रांसफर होने पर, किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने पर जब एक्चुअल पेमेंट मिल जाएगी, क्या हम तभी ट्रांसफर मानेंगे? क्या प्रॉफिट एंड गेन्स कैपिटल गेन के अंदर क्या तभी जनरेट होगा? नहीं, सब ऐसी कोई बात नहीं। इस सेक्शन के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर हमने कहीं पर भी एक्चुअल पेमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं बोली। इसका मतलब ये हुआ, क्या अक्रूवल बेसिस पे कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है? हाँ सर, बिल्कुल, इसमें एक्चुअल पेमेंट से कोई लेना देना। आप फिर से एक प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से कोई भी होने वाला प्रॉफिट एंड गेन जो कि किसी प्रीवियस ईयर में होता है, इनकम टैक्स को चार्जेबल होगा कैपिटल गेन के अंदर और डीम माना जाएगा उस ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। एक्चुअल पेमेंट की कोई बात नहीं। इट मींस कैपिटल गेन कैन बी ऑन द अक्रूवल बेसिस। एक्चुअल पेमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल कैपिटल एसेट जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगी उस प्रीवियस ईयर में मैं अपना कैपिटल गेन मानूंगा। एक्सेप्शन कुछ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी हम बात नहीं करेंगे। अनलेस कुछ एग्जाम्शन वगैरह मिलती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इसको अभी हम छोड़ दो, ये हम बाद में देखेंगे। एक लाइन में मैंने नीचे लिखी हुई है कि इफ अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन? भैया कैपिटल एसेट होनी चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द कैपिटल गेन शैल अराइज एंड टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर। इफ अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कैपिटल गेन शैल अराइज एंड टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। ये एसेट जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होती है, अभी हमने जैसे ऊपर बात करी, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं स्टेटमेंट की, अभी हम उस एक्सेप्शन पे अभी फिलहाल हम डिस्कशन नहीं कर सकते। अभी हमारी कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, लेकिन अभी हम लेमन टर्म में अगर हम बात करें, सेक्शन 45(1) कहता है कि कैपिटल एसेट जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगी उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन माना जाएगा और आपको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स की कैलकुलेशन करनी। कुछ एक्सेप्शंस है, वो बाद में देखेंगे क्या एक्सेप्शंस है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। अब इतनी सी बात पढ़ने के बाद, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन पढ़ने के बाद, सेक्शन 45(1) का डिस्कशन करने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ दो बातें आनी चाहिए। एक तो कैपिटल एसेट क्या होती है और दूसरे क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर। क्योंकि इस सेक्शन के अंदर सिर्फ दो ही मेन बातें हैं, कैपिटल एसेट, ट्रांसफर, ट्रांसफर कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ट्रांसफर कैपिटल। इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन अगर इस सेक्शन को और डिटेल में जाया जाए, कैपिटल एसेट को समझा जाए, ट्रांसफर को समझा जाए, तो भाई आपका बहुत टाइम जाने। अब हम जरा आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और जरा डिस्कशन करते हैं कि कैपिटल एसेट। हमने अभी तक समझ लिया कि साहब कैपिटल एसेट का अगर ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन होता है, लेकिन कैपिटल एसेट कौन सी होती हैं? तो चलिए जरा पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। अब क्या पढ़ते हैं, कैपिटल एसेट क्या होती है। देखिए कैपिटल एसेट क्या होती है। अगर हम जनरल टर्म में समझें तो कैपिटल एसेट क्या हो सकती है। देखिए घर, गाड़ी, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ज्वेलरी, क्या ये कैपिटल एसेट है? हाँ सर, ये कैपिटल एसेट ही है। शेयर्स, डिबेंचर, क्या कैपिटल एसेट है? कैपिटल एसेट ही है सब। लेकिन फिर भी कैपिटल एसेट को ना डिफाइन करा गया है सेक्शन 214 के अंदर। ऐसे हमें तो जो लगता है कैपिटल एसेट है, लेकिन हो सकता है डेफिनेशन वो कैपिटल एसेट नहीं हो। तो कैपिटल एसेट की मीनिंग में क्या दिखाई गया है, क्या सेक्शन में क्या डिफाइन करा कि कैपिटल एसेट क्या होती है। पहला पॉइंट कहता है कि कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो कि एसएससी ने हेल्ड करी है, मतलब एसएससी ओनर है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो कि एसएससी ने हेल्ड करी है, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होगा ना, ये पहली स्टेटमेंट ने तो सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अगर मैं देखूं पहली स्टेटमेंट ने तो सब कुछ इंक्लूड कर दिया, कहता कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो कि एसएससी की है, चाहे वो उसको बिजनेस में यूज कर रहा है, चाहे वो अपने प्रोफेशन में यूज कर रहा है, चाहे ना कर रहा, हमें उससे मतलब नहीं, वो बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा है या अपने या उसके अलावा कहीं और यूज कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लीजिए मेरी बिजनेस है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है कोई, और इसमें मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है,
क्या ये कैपिटल एसेट है? अगर मेरा बिजनेस है और मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, क्या ये मेरा कैपिटल एसेट है? अगर ये कैपिटल एसेट है, इफ इन केस यस, तो इसकी सेल होने पर हम टैक्स कैपिटल गेन में चार्ज करते हैं या पीजीबीपी में चार्ज करते हैं? अगर मान लीजिए, मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, कुछ टेक्निकल नहीं पूछा मैंने एक बड़ी पहली जो लाइन थी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर कनेक्टेड विद दिस बिजनेस और नॉट। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है और मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, क्या वो कैपिटल एसेट है? अगर प्लांट, भाई अगर सेक्शन 214 हमें कहता है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, तो प्लांट एंड मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट, तो इसके सेल होने पे मुझे जो गेन होगा, क्या वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या फिर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा? आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा पीजीबीपी के अंदर, सेक्शन 50। आपने पीजीबीपी के अंदर सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 50, और ध्यान कीजिए उस सेक्शन 50 में जब ब्लॉक ऑफ असेट ट्रांसफर होती है, ब्लॉक ऑफ असेट सेल करी जाती है, तो डब्ल्यूडीवी से एक्सेस जो पोर्शन होता है उसे सेक्शन 50 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्सेबल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर यूज होने वाली भी प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगी, लेकिन वहां पे सेक्शन 50 लग जाता है और वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही। आपने पढ़ा का प्रोविजन सेक्शन आप था ना डब्ल्यूडीवी में, आपकी जो डब्ल्यूडीवी आती है, अगर उसके एक्सेस आपका सेल प्राइस है तो एक्सेस पोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस से रिलेटेड हो या चाहे ना हो वो असेट, वो लेकिन किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, कैपिटल एसेट होती है। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो वहां पे सेक्शन 50 के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, अदरवाइज हमारा तो यहां पर सेक्शन 45 के अंदर चार्जिंग सेक्शन तो उस पर लग जाएगा और यहां पे कैलकुलेशन कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर, कुछ इस तरह से इन्वेस्टर भी बोला जाता है इसको, विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट 1992। अब देखिए ये प्रोविजन क्यों आया। आपको पता होगा कि इंडिया में मेजर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एफआईआई का होता है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। कहते हैं ना एफआईआई बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर है, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं और पूरी मार्केट को ऊपर नीचे करने की जिनके पास पावर होती है और अपना पैसा बना के निकल लेते हैं। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अब जरा इसमें बड़ा देखिए, बड़ा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी। फॉरेन, मान लीजिए कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, इसने किसी एक लिमिटेड जो इंडियन कंपनी उसमें 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, उसके 10,000 शेयर खरीदिए या 1 लाख शेयर खरीदिए मान लीजिए, ठीक है, 100 करोड़ में 1 लाख शेयर्स खरीद लिए उसके। पता मैंने कम नहीं बोल दिया। चलिए एक काम करते हैं, इसके 10 लाख शेयर कर लेते हैं, आज की थोड़ी वैल्यू कम कर लेते हैं। 10 करोड़ इन्वेस्ट करा और इसके मान लीजिए 1 करोड़ शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर हुआ, 1 करोड़ शेयर खरीद लिए, सॉरी 10 रुपए का एक शेयर हुआ और 10 करोड़ इसका मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक बात है, 10 करोड़ इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट थे, और 1 करोड़ शेयर खरीदा, 1 करोड़ शेयर्स इंटू 10 रुपए का एज, तो 10 करोड़ रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, यहां पर उसने परचेज करा, हो सकता है 1 महीना होल्ड करने के बाद इन शेयर्स को वो सेल कर दें। भाई यहां उसने परचेज करा, हो सकता है 1 महीने बाद इन शेयर्स को सेल कर दें। उसके बाद हो सकता है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसी वाई लिमिटेड में शेयर्स खरीदें, फिर 2 महीने होल्ड करने के बाद इसके शेयर्स को सेल कर दें। तो क्या इनका काम ही शेयर्स का ट्रेडिंग करना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता? हाँ साहब, इनका काम ही यही होता है, परचेज करते हैं सेल करते हैं, परचेज करते हैं सेल करते हैं। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो असेसिंग ऑफिसर था, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी इनकम को
पीजीबी में दिखाया कि भाई देखिए मेरा तो जो ये इस तरह के इनकम कमा रहा हूं, तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि यार दोस्त एक बात बताओ, आपकी जो इनकम है वो हो रही है शेयर्स के ट्रेडिंग से। आपकी जो इनकम है, जो असेसिंग ऑफिसर ने बोला, असेसिंग ऑफिसर का व्यू देखिए कितना अच्छा था, उसने कहा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपकी जो इनकम होती है वो शेयर्स के ट्रेडिंग से हो रही है। मतलब आप शेयर्स को परचेज करते हो और सेल करते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो, आपका काम ही यही है। तो क्या शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड नहीं हुए? क्या शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड नहीं हुए? और अगर स्टॉक इन ट्रेड हैं तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होने चाहिए। आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने बोला देखिए आपका शेयर्स परचेज और सेल करना आपका काम है। आपके जो शेयर्स है ना जिनका परचेज और सेल करो, आप उसे एज अ स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। असेसिंग ऑफिसर का व्यू भी ठीक था, भाई आप शेयर्स की परचेज सेल कर रहे हो, ये एक तरह का आपके लिए स्टॉक है, आपका काम ही है ये स्टॉक परचेज सेल, परचेज सेल। तो असेसिंग ऑफिसर व्यू था कि साहब ये इनकम तो पीजीबीबी में टैक्सेबल होनी चाहिए, हम कैपिटल गेन में क्यों टैक्सेबल करें? जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कहना था कि देखिए ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको इन्वेस्ट करता हूं, और इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल एसेट ही हो सकती है। इसलिए अगर मैं शेयर्स को बेचता हूं तो उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल, मान लीजिए अगर मैंने इसको 2 साल के लिए होल्ड कर दिया, 24 महीने या 3 साल के लिए, 36 महीने के लिए होल्ड करा, 3 ईयर्स के लिए होल्ड करा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। या 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड करा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शेयर्स के केस में 12 महीने से ज्यादा होल्ड करा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कम टैक्स देना पड़ेगा, पीजीबीबी में ज्यादा टैक्सेबल देना पड़ेगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है, कहता है कि नहीं साहब आपके शेयर्स तो ट्रेडिंग, आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह आपको पीजीबीबी में टैक्सेबल करो। लेकिन एफआईए क्या बोलेगा, नहीं साहब ये तो मेरे एक इन्वेस्टमेंट है, मैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल देने के लायबल हूं, मेरा टैक्स रेट कम होना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही जेन्युइन केस था। इसी केस को कंसिडर करते हुए अरुण जेटली साहब एक अमेंडमेंट लेके आए और उन्होंने कहा कि देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अगर हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट को पीजीबीपी में टैक्सेबल देकर देंगे तो उनकी टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, और इस तरह से हो सकता है मेरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना भी कम कर दें। ये बिल्कुल लॉजिकल है। हो सकता है एफआईआई का इन्वेस्टमेंट कम आने लगे। उनको कैपिटल गेन में रखना बेनिफिट है ना उनके लिए, क्योंकि वो कैपिटल गेन में रहेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कम होता है। पीजीबीपी में आपको 30% स्लैब में चले जाओगे, लेकिन उसमें यहां पर तो उससे कम ही रहेगा। तो इसलिए जेटली साहब एक अमेंडमेंट लेके आए, उसने क्या काम कहा कि कोई भी सिक्योरिटी जो कि हेल्ड करी जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, कोई भी सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटीज कौन सी, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, डिबेंचर स्क्रिप्ट या दुनिया भर की जो बातें होती है 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़िएगा। आप उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज की बात करिए उन सबकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। कोई भी सिक्योरिटी जो कि हेल्ड करी जाती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, जिन्होंने इन्वेस्ट करा है सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर द सेबी एक्ट। देखिए अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो और आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो ऐसी सिक्योरिटीज पे होने वाला गेन कैपिटल गेन माना जाएगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पे देखिए स्पेसिफिकली ऐसी एसेट को कैपिटल एसेट बता दिया गया। यहां पर स्पेसिफिकली ऐसी एसेट को कैपिटल एसेट बताया गया। जब कैपिटल एसेट बताया गया सेक्शन 214 के अंदर फॉल हो रही है, तो कैपिटल एसेट बताया गया तो भैया कैपिटल गेन ही तो लगेगा, फिर पीजीबीपी में कहां टैक्सेबल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, वहां पर भी पीजीबीपी में कैपिटल गेन के सेक्शन 50 के अंदर ही टैक्सेबल कर रहे हो, वहां पर भी। यहां पर भी सिक्योरिटी इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी हेल्ड कर रहा है वो इसकी एक इन्वेस्टमेंट है, उसके कैपिटल असेट है, और उस पर होने वाला गेन कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा। तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा होल्ड करी गई कोई भी सिक्योरिटी। थर्ड, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जेम्पशन 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 4th and 5th प्रोविजो देयर ऑफ। देखिए ये सेक्शन अभी हम यहाँ पे हल्का सा इसका आइडिया ले लेते हैं क्या कह रहा है सेक्शन। डिटेल में तो आपको एक अलग से इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ क्या होता है ये। देखिए इसके लिए आपको
देखिए 1010D, इस 1010D में कुछ एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, इस 1010D को अमेंड किया गया। अब इसमें क्या अमेंडमेंट है वो हम देखेंगे। पहले मैं जरा यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है वो समझा देता हूँ। देखिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप, नॉर्मली आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या काम होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी का काम होता है कि भैया आपकी अगर जिंदगी कभी कुछ हो जाए आपको, तो उस पॉलिसी अमाउंट से आपका घर परिवार को हेल्प हो सके, फाइनेंशियली आपको हेल्प हो सके। देखिए लाइफ पॉलिसी क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि आप कुछ हर महीने या क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली कुछ प्रीमियम देते हो कंपनी को। मान लीजिए आप महीने का या साल में आप 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हो और 15 साल की पॉलिसी है, और ये 15 ईयर्स की पॉलिसी है। 15 ईयर्स के बाद कंपनी आपको हो सकता है 20 लाख रुपए दे दे। भाई 15, आप साल में 15 लाख का प्रीमियम दे रहे हो और 20 साल बाद कंपनी ने आपको 15 लाख रुपए मैच्योरिटी पे दे दिए। और और ये मान लीजिए पॉलिसी थी 15 साल की, 15 साल की पॉलिसी थी, 15 ईयर्स की पॉलिसी है। 15 ईयर्स की पॉलिसी थी, हर साल आप लाख रुपए कंपनी को दे रहे हो और 15 साल बाद कंपनी ने आपको मैच्योरिटी पे 20 लाख रुपए दे दिए। इस 15 साल से पहले अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती, आपको कुछ हो जाता, डेथ हो जाती या कोई भी तरह की दिक्कत हो जाती, तो ये कुछ पैसा 15 लाख की मैच्योरिटी और प्लस 10-15 लाख रुपए और कंपनी आपके परिवार को, जो भी आपका लीगल हायर है, उसको कंपनी प्रोवाइड करा देती। यही होता है एलआईसी का मतलब। लोग पॉलिसी इसलिए कराते हैं ताकि अगर कुछ हमको हो जाए तो हमारे परिवार को फाइनेंशियली हेल्प हो पाए। एक होती है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो होती है नॉर्मल एलआईसी की। हमने बात करी जो नॉर्मली आप लोग इंश्योरेंस वगैरह लेते हो। एक होती है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है यूलिप में, इसमें जो प्रीमियम जाता है ना, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक प्रीमियम का पार्ट होगा आपका जो इंश्योरेंस को कवर करेगा, एक होगा इन प्रीमियम का पार्ट जो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा इन म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी, जो भी जैसा भी कंपनी को ठीक लगा, अपना इन्वेस्टमेंट, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट टीम होती है, जिस तरह से एनालिसिस वगैरह होते हैं, वो अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। जो भी आप यूलिप में प्रीमियम दोगे, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में आप जो भी प्रीमियम दोगे, उस प्रीमियम को दो पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। एक पार्ट आपके इंश्योरेंस पे जाएगा जो आपके इंश्योरेंस कवर करेगा, जिसमें आपको कुछ हो जाए तो उसके लिए पैसा मिलेगा, और एक पार्ट होगा प्रीमियम को जो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में जो भी आपको रिटर्न दी होगी वो आपको पर्टिकुलर रिटर्न दी जाएगी। तो इस तरह से यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी का बिजनेस चलता है, मतलब इस तरह से वो काम करता है। एक पार्ट इंश्योरेंस पे चला जाएगा, एक पार्ट इन्वेस्ट कर दिया जाएगा इक्विटी मार्केट के अंदर, कंपनी इस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट करे। तो इसमें बात यह है कि कहता है कि अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करी गई है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इश्यू करी गई है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करी गई है, तो एग्जेम्पशन सेक्शन 1010D की, अच्छा एक चीज और, एलआईसी पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 1010D कहता है कि एलआईसी पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होता है। अगर हम इस सेक्शन 1010D को थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन लिखी है कि एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसीज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 1010D कहता है कि एलआईसी पे मिलने वाला कोई भी पैसा, चाहे वो बोनस का ही क्यों ना हो, सेक्शन 1010D के अंदर वो एग्जेम्प्ट होता है। कुछ इसमें एग्जेम्पशन वगैरह है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मली ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि भैया एलआईसी पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी पे कहता है कि अगर पॉलिसी 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इश्यू करी गई है, तो इस पर सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसके दो केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कौन से वो दो केस हैं? फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो, दो प्रोवाइजो हैं। अगर वो प्रोवाइजो आप पे एप्लीकेबल होते हैं तो आपको इस यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी की सेक्शन 1010D में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ऑन अकाउंट ऑफ, पहला क्या है,
प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। आपने जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मान लीजिए 10 साल के लिए ली है, अगर उन 10 साल में किसी भी साल 2.5 लाख से एक्सीड हो गया प्रीमियम, आपने यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए मान लीजिए 10 साल की, अगर उन 10 साल में किसी भी साल 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो आपको सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और आप पे 4th प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका प्रीमियम सिर्फ 2.5 लाख तक था, हर साल जितने साल की आपकी पॉलिसी थी, किसी भी साल 2.5 लाख से ऊपर नहीं था, 2.5 लाख तक था, तो आपको एग्जाम्पशन होगी, इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट या जो भी अमाउंट आपको पेबल होगी। लेकिन 1 फरवरी 2021 के को या उसके बाद पॉलिसी इशू करी गई है और किसी भी साल में जितना पीरियड ऑफ पॉलिसी था उसमें 2.5 लाख तक का आपका 2.5 लाख से एक्सीड हो गया आपका प्रीमियम, तो आपको 1010D की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। 4th प्रोवाइजो। 5th प्रोवाइजो क्या कहता है? 5th प्रोवाइजो कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा पॉलिसी थी, तो कहता है कि जितनी भी पॉलिसी हैं उनका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम मतलब एक से ज्यादा पॉलिसी, उन सबका प्रीमियम किसी भी साल 2.5 लाख से ज्यादा हो गया, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूनिट लिफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस वेयर प्रीमियम्स पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन और ऑफ 1 फरवरी 2021, तो वहां पर भी सेक्शन 1010D की नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में जब आपको सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी तो प्रोविजन कहता है तो भैया वो फिर पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? वो पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा? अब बात समझ में आ रही है? अब यहां पे प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच सेक्शन एग्जेम्पशन 1010D डज नॉट अप्लाई, और 1010D कहां अप्लाई नहीं थी? एक तो 4th प्रोवाइजो में और 5th प्रोवाइजो में। 4th प्रोवाइजो क्या था कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रीवियस ईयर में जितने पीरियड में पॉलिसी आपने होल्ड कर रखी है। 5th प्रोवाइजो कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा यूलिप है, एक से ज्यादा यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है, उन सबका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस पॉलिसी को होल्ड करा हुआ है। अगर 2.5 लाख से एक्सीड हो गया है तो सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ऐसे केस में मिलने वाला पैसा मैच्योरिटी पे उससे मिलने वाला पैसा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन, इसमें वो कैपिटल एसेट बन जाएगा, कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। Unit link insurance policy to which exemption under section 1010D does not apply on account of the applicability of 4th and 5th proviso thereof. 4th and 5th proviso of section 1010D relate to payment or aggregate of premium exceeding 2.5 lakh made in any previous in case of ULIP instituted on or after 1 फरवरी 2021। ऐसे केस में जो आपको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन है। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, अगर पैसा डेथ पे मिला, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, सेक्शन 1010D आप पे एप्लीकेबल है, आपने 2.5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम पे करा था, लेकिन अगर पैसा डेथ पे मिला, डेथ पे मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट ही होता है। अभी जब हम सेक्शन 1010D देखेंगे वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी फिलहाल अगर हमें एग्जेम्पशन नहीं मिली और कुछ पैसा टैक्सेबल है तो वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आगे चलने से पहले दोबारा से सेक्शन 214 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 214 के अंदर देखिए, मैं बल्कि चाहूंगा कि आपको एक बार सेक्शन 45 भी दोबारा देख लेते हैं। बेसिस चार्जेस हम कैपिटल गेन के बारे में पढ़ रहे थे। सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का, जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 45(1) वो क्या कहता है कि कोई भी प्रॉफिट एंड गेन जो कि अराइज होता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax under the head capital gain and which shall deemed to be the income of previous year in which transfer took place। इसका मतलब कैपिटल गेन अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा, पेमेंट का एक्चुअल पेमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कैपिटल गेन shall arise and tax in previous year in which asset is transferred subject to certain exception, we will discuss the exception later part।
वो बाद में हम उसको डिस्कशन करेंगे। ये हमारा था चार्जिंग सेक्शन। कैपिटल एसेट कहता है, अब हमें चार्जिंग सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट बात थी, एक थी कैपिटल एसेट और एक था ट्रांसफर। अब हम बात करें कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होती है कि साहब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड करी गई है किसके, असेसी के द्वारा, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, मतलब हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होंगी, वो बाद में देखेंगे, इसको भी हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तो आगे इसके एक्सेप्शन भी आएंगी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो कि हेल्ड करी गई है एसएससी के द्वारा, चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। दूसरा पॉइंट था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई सिक्योरिटीज हेल्ड करता है तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, ना कि उनको स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट नहीं करा जाएगा। नहीं करना स्टॉक इन ट्रेड, जब हालांकि वो नेचर लग रहा है, असेसिंग ऑफिसर ने आर्ग्यू भी करा था कि भाई वो तो परचेज और सेल करता है, स्टॉक इन ट्रेड है उनके लिए, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन हमने कहा भैया पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा, इसके लिए अमेंडमेंट लाई गई, जेटली साहब अमेंडमेंट लेके आए, इस पॉइंट को डाला गया सेक्शन 214 के अंदर कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी हेल्ड करता है तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी और कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप सेल करते हो पीजीबीपी के अंदर, मतलब आपका कोई प्रॉफिट है, प्लांट एंड मशीनरी कोई सेल करते हो, डब्ल्यूडीवी से एक्सीड हो रही है आपकी सेल वैल्यू, तो एक्सेस पोर्शन सेक्शन 50 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वहां पर भी कैपिटल गेन की कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे। थर्ड कहा था कि अगर आपके पास यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसपे सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलती, किस लिए नहीं मिलती, ड्यू टू फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइजो, तो आपकी वो पैसा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो क्या कहते थे इस सेक्शन के, फोर्थ प्रोवाइजो कहता था कि अगर आपने प्रीमियम का पैसा 2.5 लाख से ज़्यादा दिया है किसी भी प्रीवियस ईयर में, जितने प्रीवियस ईयर आपने पॉलिसी को होल्ड करा है, तो आप पे फोर्थ प्रोवाइजो लग जाएगा। फिफ्थ प्रोवाइजो कहता था अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है और आपने 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम एग्रीगेट में पे करा है, तो किसी उन प्रीवियस ईयर में जितने प्रीवियस ईयर में आपने पॉलिसी को होल्ड करा है, तो आप पे फिफ्थ प्रोवाइजो लग जाएगा और सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन अगर नहीं मिलेगी तो टैक्सेबल होगा, और यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी के मिलने वाला पैसा कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट अभी हमने पढ़े, कैपिटल एसेट में हमने 3 बातें पढ़ी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ गई।